हेलो एवरीवन, फाइनली 30th को नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी का एग्जाम हो गया। पेपर अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट आया था। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। मेमोरी बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया है और उसके बाद हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी और ये है उनका ब्रेकफास्ट जिसमें ये हमारा करियर गप गप खा रहे हैं। और ये इस बार क्वेश्चन में थे, वो क्वेश्चंस तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि पेपर 2 सोशियोलॉजी में डिफिकल्टी लेवल हाई क्यों था। तो सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल हाई इसलिए था कि पेपर बहुत ही अनकन्वेंशनल था। पहले क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल लाइन से आते थे। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जो जून 2023 में जो पेपर हुआ था ना, वहां से पेपर का पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ है और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दिया। बहुत सारे और भी चीज हुए हैं, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक। एक तो बड़ा ही अजीब सा स्पेलिंग मिस्टेक किया है। मार्था नूसबॉम को मार्था नूस्टॉम कर दिया है और हिंदी में सुना है कि वो नूसबॉम ही लिखा गया था। घूरे का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, मर्डॉक का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, पार्सन्स का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। और ये कहते हैं कि इन केस ऑफ मिसमैच इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड। और इस बार इंग्लिश में ही गलती हुआ है। तो ये देखने का बात रहेगा कि जब 8-10 दिनों में ये पेपर और रिस्पॉन्स रिलीज करेंगे तो जब बच्चे कंप्लेन करेंगे इनका रिस्पॉन्स क्या होगा। वैसे ये सुनते तो है नहीं, तो उम्मीद ज्यादा मत रखो कि स्पेलिंग की वजह से कुछ चेंज होने जा रहा है। एआई कंटेंट था कि नहीं, देखो एआई कंटेंट को पूरी तरीके से हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं था। एआई कंटेंट इन्होंने जरूर किया होगा, बट उससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर एआई कंटेंट था नहीं था, अगर बच्चे वही सेलेक्ट होंगे जिनका स्कोर हाईएस्ट होगा। फिर देखते हैं कि टू मेनी क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनवायरनमेंट, फेमिनिज्म एंड मीडिया स्टडीज। तो पहले एनवायरनमेंट, फेमिनिज्म, मीडिया स्टडी ये सब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। इस बार फेमिनिज्म से कम 5 क्वेश्चंस आए हैं। वो सभी क्वेश्चन हम अभी देखने वाले हैं। क्लासिकल थिंकर से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। पहले 30 क्वेश्चंस आ जाते थे, इस बार 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आए हैं। इंडियन थिंकर्स तो नाम मात्र के पूछे गए हैं। अगर 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो बहुत है, उससे ज्यादा तो नहीं है। पेपर 1 वाज रिलेटिवली इजी। उसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि जो डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन थे, पेन ड्राइव वाला 16 GB 32 GB, मंडे को, ट्यूसडे, वेंसडे को जो सेल हुआ था, कुल मिला के 1400 जैसा बच्चे बता रहे हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा है स्टूडेंट्स को। और कट ऑफ क्या रहेगा वो तो लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये तो वही है धर्मेंद्र प्रधान हमारा करियर खाते हुए, और क्रोनोलॉजिकली एजुकेशन मिनिस्टर को अरेंज करने का एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पेपर 1 में था और उसके ऑप्शन थे पल्लम राजू, स्मृति ईरानी, वही स्मृति ईरानी जो 5-6 दिन में एक डिग्री खरीद लेती हैं, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान। तो सभी को पता है कि धर्मेंद्र प्रधान करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते थे जब पल्लम राजू हुआ करते थे, क्योंकि ये कांग्रेस में थे, 13 में थे। उसके बाद स्मृति ईरानी बनी थी, फिर प्रकाश जावड़ेकर बने थे, फिर पोखरियाल साहब बने थे और अभी धर्मेंद्र प्रधान है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान से भी आप एलिमिनेट करते हो ना, तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जा रहे थे। तो ये डिफिकल्ट नहीं था, बट ऑब्वियसली अब वैसा है ना कि एजुकेशन मिनिस्टर का एजुकेशन पे ध्यान नहीं है और हम लोगों का एजुकेशन मिनिस्टर पे अब ध्यान नहीं है। रेजिग्नेशन तो इन्होंने दिया नहीं, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगे। अब देखते हैं ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग। मैं एनवायरनमेंट पढ़ाता हूं ना, मेरे एनवायरनमेंट का लेक्चर जा करके देखो। शुरुआत ही मैं साइलेंट स्प्रिंग से करता हूं। रेचल कार्सन 1962 में ये बुक लिखी थी, तो ये तो इजी है। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मिथ,
क्लॉड लेवी स्ट्रॉस मिथ की बात करते हैं, जहां पे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये भी मुश्किल नहीं है। जजमानी सिस्टम में 4 थिंकर दिए गए थे और लिखा हुआ था कि कौन इसमें से नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी विलियम वाइजर को जानते हैं, ईश्वरन को जानते हैं, ऑस्कार लेविस को जानते हैं, कथलीन गो को जानते हैं। तो वैसे में इस क्वेश्चन को मॉडरेटली डिफिकल्ट कहा जा सकता है। अरेंज द जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो, ये पेपर 1 में भी पूछा और पेपर 2 में भी पूछा। जनरली हम लोग 4 स्टेजेस पढ़ते हैं, पेपर 1 में यानी कि जो 50 क्वेश्चन वाला पेपर होता है उसमें इन्होंने 5 स्टेजेस दे दिया था। अब आप सभी को पता है कि सबसे पहले सेंसरी मोटर होता है जो 2 साल तक होता है, प्री ऑपरेशनल होता है जो 2 से 7 साल तक होता है, ये 7 से 11 होता है, और फिर ये 12 इयर्स ऑनवर्ड होता है। तो ये भी डिफिकल्ट तो नहीं है। अब देखते हैं नेम द ऑथर ऑफ द बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ न्यू रिलीजियस लाइफ। ये सभी को पता है कि रॉय वेलिस का है। तो ये कह सकते हो कि मॉडरेटली डिफिकल्ट है। एक बुक और है, देखो, इमाइल दरखीम की एक और बुक में न्यू लगाया गया है, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। वो एंथनी गिडेल्स की किताब है। ये सब तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाता हूं, मैं ही क्यों, ये कॉमन क्वेश्चन है। सैक्रेड आइडिया इज द सोल ऑफ रिलीजन। इसमें इमाइल दरखीम ही है इसके करेक्ट आंसर। इसके बाद टेलीविजन एंड एवरीडे लाइफ, सिल्वरस्टोन की बुक है। मैं बताया हूं कि मीडिया स्टडीज से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। अर्बनिज्म प्रोमोट डाइवर्स सब कल्चर। लुइस विर्थ ने कहा था कि होमोजेनाइजेशन हो जाता है। कहां कहा था? अर्बनिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। तो उसी को काउंटर किया था क्लॉड फिशर ने और सब कल्चरल थियरी ऑफ अर्बनिज्म दिया था। आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास इन एवरी इपोक, ये कौन हो सकता है? कार्ल मार्क्स से। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो क्लासिकल थिंकर से पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। मैच सिमेट्रिकल फैमिली, राइट? वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, अच्छा ये यहां पे होना चाहिए था, एलिजाबेथ स्पेलस यहां पे होना चाहिए था। और वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न, व्हेन मैरिज एंड्स एंड फैमिली एंड सोशल नेटवर्क। तो आप सभी को पता है कि वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न की बात कौन करते हैं? विलियम गूडे। सो ये करेक्ट मैच है। ये ना आई थिंक स्लाइड गलती से रीऑर्गेनाइज हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गया। व्हेन मैरिज एंड्स, ये निकी हार्ट की बुक है। फैमिली एंड सोशल नेटवर्क, हो सकता है आपको पता ना हो, बट सिमेट्रिकल फैमिली, सिमेट्रिकल फैमिली, सिमेट्रिकल फैमिली, यंग एंड विलमॉट। यस, ये वही माइकल यंग है, राइट, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है? नीचे लिखो, राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। सो यंग एंड विलमॉट सिमेट्रिकल फैमिली की बात करते हैं। सिमेट्रिकल फैमिली से एक और क्वेश्चन आया था कि एंड डेनिज ने इसको क्वाइन किया है, और फिर क्या ये जर्मनी में 1970s में डेवलप हुआ था, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि आप 3 तो जानते होंगे, फैमिली एंड सोशल नेटवर्क ये नहीं पता होगा, बट आपको वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न विलियम गूडे का पता होगा, एंड सिमेट्रिकल फैमिली यंग एंड विलमॉट का पता होगा, एंड व्हेन मैरिज एंड्स निकी हार्ट, ये भी आपको पता होगा। टेंडेंसी टू सेलेक्ट मेट लाइक सेल्फ, यानी डॉक्टर मैरिंग डॉक्टर, इंजीनियर मैरिंग इंजीनियर। तो ये होमोगैमी या आइसोगैमी, कुछ लोगों ने कहा था कि आइसोगैमी ऑप्शन में था, कुछ लोगों ने कहा होमोगैमी था। तो सेम टाइप का, आप जैसे हैं उसी टाइप का लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोगैमी और होमोगैमी। डिफ्यूजनिज्म से क्वेश्चन आया था कि रॉबर्ट लोवी, यस रॉबर्ट लोवी तो उसी ग्रुप में थे ना, फ्रेंच बोआस, अल्फ्रेड क्रोबर। इंडिया में डिफ्यूजनिज्म कौन लाया था? WHR रिवर। उनसे किसने लिया था? घूरे ने, एंड ही काउंटर्ड आर्यन इन्वेजन थ्योरी, राइट? तो डिफ्यूजनिज्म डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने पढ़ाया हुआ है। युगांता बुक बाय इरावती कार्वे, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। इन एंशिएंट इंडिया हेड ऑफ फैमिली वाज कॉल्ड, ऑप्शन था गुरु, ऋषि, ऐसे करके था, बट करेक्ट आंसर वाज पितामह। और ये आई थिंक पेपर 1 का क्वेश्चन होना चाहिए। विलेज ऑफ स्टडी,
कथलीन गो ने क्या स्टडी किया था? कुंभा पेटई, राइट। बाइले ने क्या स्टडी किया था? बताओ, उड़ीसा में स्टडी किया था ना एफजी बाइले ने, राइट। बिसीपाड़ा विलेज, राइट। तो ये विलेज, अब ये दो से ही सुना है, बन जा रहा था। अब मायर ने क्या स्टडी किया है? राम से कुछ है ना, और ये बील्स का है गोपाल से, गोपालपुर। तो ये सब तो आने चाहिए थे, दो भी जिनको आता था उससे ये क्वेश्चन बन गया है। तो ये क्वेश्चन को मॉडरेटली डिफिकल्ट कहोगे। अब देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन आया था कि सोसाइटी और सोसाइटी एंड पीपल आर कंट्रोल्ड, और उसका करेक्ट आंसर था, लैंग्वेज कुछ ऐसा ही था, करेक्ट आंसर था गवर्नमेंटैलिटी। अब ये क्या है? कुछ एक्ट है जो आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सबको पता है, 1961 में आया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सबको पता है, 2005 में आया था, राइट। आईटीपी यानी इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, देखो इमोरल ट्रैफिकिंग की बात कौन करता है? आर्टिकल 23। सो जो डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड लॉ है ना, वो बहुत पहले आए थे, ये 1955 में आया था, 1955 में। ये क्या है? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ये प्रिवेंशन होता है ऐसे ना, ये तो रॉन्ग सेंस बन रहा है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, आई थिंक ये 1986 में आया था। तो यानी कि ये डेफिनेटली आप इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले आएगा आईटीपीए, लास्ट में आएगा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट इसके जस्ट बाद आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा ये, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये उसके पहले आएगा। तो दिस वन इज नॉट डिफिकल्ट, बट व्हाट इफ, होता क्या है गाइस कि एग्जाम में जब ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपका ब्रेन कैपेसिटी ना परेशानी से थोड़ा सा मतलब कम कैपेसिटी में काम करता है। वैसे में आए हुए क्वेश्चन की भी गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। कोई फेमिनिस्ट रिसर्च से क्वेश्चन आया था, उसमें एक ऑप्शन था दे आर लाइक एक्शन रिसर्च, यस दे आर लाइक एक्शन रिसर्च, क्योंकि आप प्रॉब्लम सोल्व करते हो। उसमें एक ये था कि रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट के बीच का गैप नैरो होता है, हाँ ऐसा भी होता है, और जो कुछ भी था, बट एक फेमिनिस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आया था। अर्थक्वेक से पेपर 1 में भी आया है और पेपर 2 में भी आया है। अब हाइती का अर्थक्वेक कब आया, इंडोनेशिया का कब आया, मुजफ्फराबाद का कब आया, न्यूजीलैंड का कब आया, देखो है थोड़ा ट्रिकी, बट मुझे इतना याद है कि इंडोनेशिया का जो अर्थक्वेक था ना, वो 2004 वाली सुनामी की बात है, तो शायद ये सबसे पहले होगा। बाकी 3 में थोड़ा ट्रिकी है। मुजफ्फराबाद, रिमेंबर व्हेन वी वर स्कूल, तो पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था और इंडिया ने जब बोला था कि वी आर रेडी टू हेल्प यू, तो पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया था। तो ये भी पुरानी घटना है, राइट। अब थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, मैं इसको मानूंगा कि सोशियोलॉजी के एक स्टूडेंट के लिए ये डिफिकल्ट है, राइट। ये तो डिफिकल्ट है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। डिडक्टिव रीजनिंग, आप सबको पता है कि डिडक्टिव रीजनिंग में एक जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, राइट। इसके बाद सिमेट्रिकल फैमिली, तो वही आपको पता है, इसमें एक ऑप्शन था कि एनके डेनिस ने क्वाइन किया है, नहीं। सिमेट्रिकल फैमिली माइकल यंग एंड विलमॉट बात करते हैं, जर्मनी 1970s में, यस दैट इज ट्रू, बट बाकी के दो ऑप्शन नहीं मालूम है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट इनटू ओमनीवोरस इकोसिस्टम पीपल एंड इकोलॉजिकल रिफ्यूजी। देखो ये ना गुहा एंड गदगिल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ओमनीवोरस किसको बोलते हैं? अर्बन पीपल को बोलते हैं, राइट। और इसके बाद इकोसिस्टम पीपल किसको बोलते हैं? रूरल को। और इकोलॉजिकल रिफ्यूजी किसको बोलते हैं? जो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। ये माधव गदगिल एंड रामचंद्र गुहा ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। इनफैक्ट ये जो वेस्टर्न घाट में इको सेंसिटिव जोन की बात था ना, उसमें इनका काम है। इसके बाद के कस्तूरी रंगन आए थे, जिन्होंने वो जो 2020 में आपका एनईपी आया है उसको लेड किया था। तो ये चीजें जुड़ा हुआ तो है, बट फिर वही बात हो जाता है कि देखो एमए वाले स्टूडेंट तो फिर भी डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पीएचडी में है वो तो उनका स्टडी बहुत ना लिमिटेड सा हो जाता है।
तो इनफैक्ट एमए वाले बच्चों के लिए इजी है, खासकर टर्मिनल बच्चों के लिए ये सारे क्वेश्चन। ये क्या है, स्टीवेंस मेजरमेंट स्केल। अच्छा, वो नॉयर वाला, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, जो NOIR बोलते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। बट याद रखना कि सिंपल क्वेश्चन है फिर भी गलतियां हो सकता है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन विच रिस्पोंडेंट फिल द रिस्पॉन्सेस बाय देमसेल्फ, ये तो शायद इसके ऑप्शंस भी हमारे पास सारे हैं। तो इंटरव्यू नहीं होगा, शेड्यूल नहीं होगा। शेड्यूल में कौन करता है, इंटरव्यूअर। तो क्वेश्चनायर इज आई थिंक द करेक्ट आंसर। स्नोबॉलिंग तो अलग होता है। हिडन इंजरी ऑफ क्लास, ये सेनेट एंड कॉप की किताब है। ऑब्वियसली ये वाला चीज अब इतना डिस्कशन नहीं किया जाता, स्पेशली जब एकेडेमिया में मार्क्सिज्म डिक्लाइन पे है। पहले ये सब होता था। देखो, ये मैच करने को आया है नेटनोग्राफी, तो यहां पे नेट्स देखो है। ये मैं तो हर बार स्टूडेंट को बताता हूं कि नेटनोग्राफी में पहले से ही नेट्स, रॉबर्ट कोजिनेट्स, तो पता होना चाहिए। देखो, वर्चुअल इथनोग्राफी, विजुअल इथनोग्राफी, फेमिनिस्ट इथनोग्राफी। अब ये जो ऐसा यूनिक नेम है ना, लीला अबू लगौड, ये तो आप सबको पता होगा, आई डू बिलीव। अब ये दोनों थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर शायद दो जिनको पता था उन्होंने भी सही कर लिया होगा। देखो, इंटरनेट से रिसर्च करके तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, बट एज ए टीचर आई शुड नॉट डू सच थिंग्स टू यू गाइज। जो डिफिकल्ट है मैं उसको डिफिकल्ट प्रेजेंट करूंगा। मैच, एम्पिरिसिज्म, रेशनलिज्म, डिडक्टिविज्म, इंडक्टिविज्म, आई डोंट थिंक सो कि अब आप लोगों के लिए ये वाला डिफिकल्ट होगा। बट एक चीज और है कि मेथोडोलॉजी से ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं इस बार। आप सभी को पता है कि डिडक्टिविज्म में अभी मैंने बताया कि डिडक्टिव में एक जनरल स्टेटमेंट होता है, उससे स्पेसिफिक जाते हैं, राइट। और इंडक्टिविज्म में क्या होता है, स्पेसिफिक चीज होगा उससे फिर जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि इंडक्टिविज्म डाटा से शुरू होता है। मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिस्ट, देखो इसमें 4 ऑप्शंस जो उन्होंने दिया है ना, उसमें से एक ऑप्शन सिल्विया वेल्बी, तो रेडिकल भी है, मार्क्सिस्ट भी है, बट बाद में वो ना रेस पे भी बात की है। तो वो बाकी जो सारे ऑप्शन है और सिल्विया वेल्बी, दैट मेक्स ए ट्रिकी मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन आप इतना डिटेल में एग्जाम्पल नहीं पढ़ते हो, आप ये पढ़ लेते हो कि मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या है, रेडिकल फेमिनिस्ट क्या है, और एक दो एग्जाम्पल रख लेते हो। तो इस बार इन्होंने ना, वो कहते हैं ना कि नॉलेज अनियन की तरह होते हैं, कई लेयर होते हैं, जिन्होंने ऑनियन को पील नहीं करा, अनियन को काट दिया है, राइट। तो ये थोड़ा सा इनका थोड़ा डीप गए हैं। अरेंज क्रोनोलॉजिकली, RTI एक्ट, ये तो कांग्रेस लाई थी 2005 में, और इसी से कांग्रेस का सारा बेड़ा गर्क हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, POCA, देखो करप्शन एक्ट ओल्ड है, आज से करप्शन नहीं है। PMLA, ये तो वाजपेयी साहब लाए थे 2002 में, और लोकपाल तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट जा रही थी आई थिंक 2013 और 14 में, तो उन्होंने इनेक्ट कर दिया था, और नो वन वाज हैप्पी। लोकपाल मूवमेंट वाज मोर एंथुसियास्टिक देन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लोकपाल। उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आया तो लंबे समय तक उन्होंने लोकपाल एंड लोकायुक्त का नियुक्त ही नहीं किया कई राज्यों में। सो सबसे ओल्ड ये हो जाएगा, पहला ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद तीसरा RTI हो गया, लोकपाल सबसे रीसेंट है। देखो, कुछ क्वेश्चन भी बनने लगते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आता है। ये वाला क्वेश्चन जो अभी किया वो वही कॉन्फिडेंस गिविंग था। ओवरलैपिंग क्लास स्टेटस एंड पावर क्रिएट मल्टीपल स्टेटा। देखो, मेरे समझ से ये वेवर लग रहा है, और अदर ऑप्शन क्या थे ये लोग बता भी नहीं पा रहे हैं, तो वेवर को मान लेते हैं। अभी कुछ दिनों में आएगा तो देखेंगे कि अदर ऑप्शंस क्या है। फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये कल्चरल यूनिवर्सलिज्म है, और ये किसका बात हुआ था, GP मर्डॉक का। और कहते हैं मर्डॉक का स्पेलिंग रॉन्ग था, बट इंटरेस्टिंगली हिंदी में सही लिखा हुआ था, देखेंगे, राइट। मैच, हैबिटस, आप सभी को पता है हैबिटस किसका है। ग्रामेटोलॉजी किसका है, आपको भी पता है कि देरिदा लैंग्वेज की बात करते हैं, राइट। डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, बुक का नाम था ऑफ ग्रामेटोलॉजी। हैबिटस ये क्लासिकल थिंकर से है, तो थोड़े बहुत क्लासिकल थिंकर हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। मिचियो काकू, आपको पता है, अक्सर आप उनको देखते होंगे यूट्यूब पे, 3 पिलर्स ऑफ साइंस।
तो ये जो उन्होंने दिया है ना कि सोल और क्या क्या मैटर, ये नहीं है। इनका 3 पिलर ऑफ साइंस इंटरेस्टिंग है। एक तो कंप्यूटर को दिया है, राइट, एक कंप्यूटर को दिया है उन्होंने, दूसरा डीएनए को दिया है, दैट इज ये बायोलॉजिकल वाला, और तीसरा इन्होंने जो साइंस है 3 पिलर में, लेकिन जो ऑप्शन था सोल मैथ ये सब नहीं है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। क्रोनोलॉजिकली माइंड, अच्छा हम लोग लास्ट में ना आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस एग्जाम में कट ऑफ कितना जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा सही नहीं हुए हैं, हिम्मत रखें, पेपर 2 डिफिकल्ट नहीं था, वहां से अच्छे खासे स्कोर बनेंगे। पेपर 2 के भी क्वेश्चंस मैं लाया हूं और आप उसको देख के थोड़े स्माइल आएगा आपके चेहरे पे। देखो, जब कभी भी चेहरा ये वाला होता है ना एग्जाम के बाद, राइट, तो समझ लो कि कट ऑफ कम जाता है। बट इस बार चेहरा कुछ ऐसा था ना, ये वाला चेहरा था, तो कट ऑफ लो जाता है। सो कट ऑफ विल बी डेफिनेटली वेरी लो। क्रोनोलॉजिकली माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, लोनली क्राउड, फिलोसॉफी ऑफ मनी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, चार्ल्स हर्टन कूले वाला। देखो, ये तो जॉर्ज सिमेल की बुक है, तो ये तो ऑब्वियसली ओल्ड होगा। उसके बाद लोनली क्राउड बहुत बाद में आया है, राइजमैन की बुक है ना, ये बहुत बाद में आया है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी एंड ये ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, दोनों डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट से पहले आया है। और आई थिंक HNSO, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी से पहले आया है। तो सबसे ओल्ड ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है, उसके बाद डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, सबसे न्यू लोनली क्राउड है। तो ये अगर ढंग से सोचोगे ना, तो ऐसे तो डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं टीचर हूं तो शायद मुझे चीजें ज्यादा याद है। अदरवाइज ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर चार्ल्स हटन कुली का बुक है, ये तो लोगों को याद होता है, बट उसका ईयर याद नहीं होता। इवन मीड के किताब का ईयर याद जनरली बच्चे नहीं रखते हैं। तो मैं इसको भी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कहूंगा। अब देखते हैं आगे, स्टोन एज इकोनॉमी। आपको पता है कि ये मार्शल शालिन, जो कि न्यू इवोल्यूशनिस्ट है, मार्शल शालिन क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है उसमें एनर्जी इफिशियंसी बढ़ रहा है। तो ये मार्शल शालिन की किताब है, ये AIWC। मुझे पता है, बट कहते हैं कि जो ऑप्शंस आए थे वो बहुत डिटेल में थे, एंड दे मेड दिस क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट। हु स्टडीड पॉवर्टी इन मैक्सिको एंड पुएर्तो रिको? ये तो वही कल्चर ऑफ पॉवर्टी वाला भाई है अपना ऑस्कार लेविस, जो इंडिया भी आया था और स्टडी किया था जजमानी सिस्टम का। सो ये ऑस्कार लेविस इसके करेक्ट हैं। कोली संस्कृताइजेशन एंड राजपूताइजेशन, कहते हैं कि इसमें कर्वे, साह, श्रीनिवास एंड ये श्रॉफ ऑप्शन थे। देखो, श्रीनिवास ने नहीं किया है, कर्वे ने नहीं किया है, राइट, ये श्रॉफ ने तो किया ही किया है। साह में फिर वही वाली बात है कि देखो एविडेंस तो कह रहा, मतलब अब लोग कह रहे हैं कि साह भी है इसमें, लेकिन कर्वे श्रीनिवास को आप एक्सक्लूड कर देते हो, तो ये आप इसको मार्क कर सकते हो। बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज, आई वुड से, वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन। ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। हु क्लासिफाइड बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स ऑफ 4 टाइप्स? ये MSA राव का क्लासिफिकेशन है। MSA राव ने क्या बोला था? बैकवर्ड क्लास लेड बाय नॉन ब्राह्मण अपर कास्ट, नॉन ब्राह्मण लोअर कास्ट, अनटचेबल, अनटचेबल एंड फाइनली ट्राइबल्स। तो ये MSA राव है। MSA राव ने सोशल मूवमेंट का बहुत डिटेल स्टडी किया है। मैच, सेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, हेट्रोनॉर्मेटिव, हेजिमेनिक मस्कुलिटी, ये क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ के आप सब लोगों ने कर लिया होगा। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। हेट्रोसेक्सुअलिटी मतलब अगर मेल है तो फीमेल को अट्रैक्ट करेगा, राइट। होमोसेक्सुअली सेम जेंडर में अट्रैक्शन ढूंढते हैं, हेट्रोसेक्सुअल अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन। हेजिमोनिक मस्क्युलिटी यानी कि मेल होते हैं वो फीमेल पे डोमिनेट करते हैं, राइट।
हेट्रोनॉर्मेटिविटी, वही सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है। अब एक और देखते हैं, रिक्लेमिंग शेरी टर्कल। ये बहुत मीडिया में छाई रहती है, शेरी टर्कल। आप इनका यूट्यूब पे डालेंगे बहुत सारे वीडियो आएंगे। तो इनका कहना है कि जो मॉडर्न इंटरनेट और ये सब सोशल मीडिया आया, उससे जो कन्वर्सेशन डिक्लाइन हुआ था, वो दोबारा वापस आ रहा है। सो ये शेरी टर्कल, बट ये भी ऑफबिट बुक है एक्चुअली, मीडिया स्टडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन, सोशल कैपिटल, हाइपर कंज्यूमरिज्म, ग्लोबल टॉरेंट। देखो, नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन आप सभी को पता होगा कि ये लेजरफेल्ड एंड आर के मार्टन इसकी बात करते हैं। नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन का मतलब क्या हो जाता है बताओ? आज के टाइम पे मीडिया हमें ओवरलोड कर देता है कि वी बिकम इनसेंसिटिव। आई मीन, नार्कोटिक सब्सटेंस क्या करता है? हम लोगों को नंब कर देता है, हमारी थिंकिंग को, क्या हो रहा है, एकदम ऐसे बैठे रहेंगे। उसी को नार्कोटाइजिंग डिसफंक्शन, तो ये मर्टन का है। सोशल कैपिटल किसका है बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो टाइप्स ऑफ सोशल कैपिटल है आप लोग वो भी जानते होंगे। हाइपर कंज्यूमरिज्म, जीन बॉर्डरिला, आप सबको पता है। तीन अगर मालूम है, ग्लोबल टॉरेंट नहीं भी मालूम था, तो आप इसको मैच कर सकते थे। प्रिमिटिव रेबल, ये बुक है एरिक हॉब्सबॉम का। तो ये चीज आपको अगर नहीं पता है तो कोई वैसी बात नहीं है, बिकॉज आउट ऑफ बीट क्वेश्चन है ये। मार्था नूसबॉम को इन्होंने मार्था नूस्टॉम कर दिया था, और उसी से सुना है कि, अच्छा एक चीज और है कि हिंदी में इन्होंने मार्था नूसबॉम ही लिखा है, तो पहला बार ये इंग्लिश में इनकरेक्ट हो रहे हैं और हिंदी में करेक्ट है। मार्था नूसबॉम अमद सेन से इंस्पायर होकर के किस चीज की बात करती है? कैपेबिलिटी अप्रोच की, कैपेबिलिटी अप्रोच की। तो अगर ये पता था तो आप कर लेते इसको। लेकिन यहां पे एक चीज मैं ये कहूंगा कि मार्था नूसबॉम फिलोसफी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेंडर स्टडीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट सोशियोलॉजी के लिए आई डोंट थिंक सो शी इज दैट इंपॉर्टेंट थिंकर। क्योंकि बाकी सारे इंपॉर्टेंट थिंकर अभी खत्म तो नहीं हो गए ना, कि आप मार्था नूसबॉम पे जा रहे हो, अब आप माइकल सैंडल के बारे में पूछोगे। और पूछा भी है इन्होंने एक मोरालिटी या क्या बोलते हैं उसको, इथिक्स से एक सवाल पूछा है। वी विल सी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिस्ट थिंकर। वो पहले मैंने किया था, यहां पे सारे ऑप्शन है। तो देखो, सिल्विया वेल्बी भी बात करती है, राइट, हेडी हार्टमैन भी बात करती है। अब गाइज, मैं भी इतना डिटेल में एज ए टीचर ये चीजों को फॉर एग्जाम्पल नहीं जानता हूं। हाँ, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या होता है, रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, तो ये थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा, वही बता रहा था ना, अनियन के डीप लेयर को पील करने के बजाय अनियन को काट दिया है इन्होंने। अब ये देखो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन टर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, ये तो पितृम सोरोकिन ही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ साइबर क्राइम, ये तो पता है, ये पहले भी पूछा गया है डेविड वाल का। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, देखो इसमें एक ट्रिक था कि खरवार सोनभद्र यूपी का, बाकी सब साउथ इंडिया के हैं। एक और चीज, चोला निका मलीपुरम मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है, और ये पीवीटीजी है। तो पीवीटीजी का लिस्ट देखोगे ना, उसमें ये चीज है। तो ये दो ऑप्शन एटलीस्ट सोनभद्र खरवार तो कर सकते थे, बाकी सारे नेम साउथ इंडियन लुकिंग है। तो ये कर ही सकते थे, फिर 50-50 खेल लेते। और अगर ये आपको पता था चोलानिकन, तो फिर आप ये दो कर सकते थे इस क्वेश्चन को। याद रखना, पीवीटीजी डेवार कमीशन, राइट, डेवार कमीशन के टाइम पे आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाया हाइपोथेसिस। आप सबको पता होगा गाया हाइपोथेसिस, और ये नहीं पूछा था कि किसने दिया है। व्हाट इज नॉट इन द गाया हाइपोथेसिस, राइट। फेमिनिज्म पूछा है। फेमिनिज्म में क्या होता है, आपकी जो फैमिली है, तो उसके जो एडजेसेंट रिलेटिव और डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं, सबको क्लोज आप प्रॉपर कांटेक्ट में रखते हैं, टच में, एक्टिव इंटरेक्शन रखते हैं, राइट। लेकिन इसी में कहते हैं कि एक ऑप्शन नेपोटिज्म भी था। लेकिन नेपोटिज्म और फेमिनिज्म में दो चीज है। नेपोटिज्म इज ए काइंड ऑफ करप्शन,
भाई भतीजावाद। फेमिनिज्म में आपका अनकंडीशनल या कह लो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है आपके अपने फैमिली मेंबर का। सपोर्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप परिवार के लिए गलत करोगे। तो अगर सिंपल लैंग्वेज था तो ऑब्वियसली फेमिनिज्म होगा, लेकिन अगर ये था कि आप अनकंडीशनल सपोर्ट करते हो लॉ को भी वायोलेट करके, तो फिर वो नेपोटिज्म होगा। अभी मैं फेमिनिज्म के साथ जाऊंगा। क्रोनोलॉजी देखो गाइज, ये ना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक आपको पता है कि किसकी किताब है? मिलिनोविस्की का। सोशल सिस्टम आपको पता है कि ये टलकट पार्सन की किताब है। स्टिग्मा अर्विंग गॉफमैन का। तो सबसे पहले आर्गोनॉट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, जिसमें वो कुला रिंग की बात करते हैं, ब्रोनिस्लाव मेलिनोविस्की, तो वो आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ट्रैप हो गए थे ट्रोब्रियंड आइलैंड में। और ये स्टिग्मा अर्विंग गॉफमैन का तो बहुत रीसेंट किताब है। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद आएगा सोशल सिस्टम, फिर स्टिग्मा। आप कहोगे कि सर ये जो यहां पे आ गया ये द टेरिटोरियल इंपेरेटिव, टेरिटोरियल इंपेरेटिव मुझे गाइस नहीं पता था। फिर भी आप अगर इन तीनों को सीक्वेंस में रखो कि पहले ये उसके बाद ये उसके बाद ये, तो क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है, राइट। तो जितना इंफॉर्मेशन है उसी में अधिक से अधिक क्वेश्चन करना होता है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। दाओ ओरिएंटेशन आप सबको पता होगा कि ये किस चीज से लिंक्ड है। हर बार क्वेश्चन टिपिकल एलएसआर से नहीं आएगा। अल्फ्रेड सूट्स, फिनोमिनोलॉजी, दे विल डेल्व डीपर ग्रेजुअली। अभी आपने देखा होगा कि जो सीयूईटी पीजी सोशियोलॉजी का कट ऑफ जेएनयू का 300 से भी ऊपर चला गया है। तो इस बार शायद इनके ऊपर दबाव भी होगा या जो कुछ भी है। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, यस, ये एथिक्स वाला क्वेश्चन है। सो डीओंटोलॉजिकल, अरे तो ड्यूटी एथिक्स होता है भगवान श्री कृष्ण वाला कि काम किए जा फल की चिंता मत कर। इमैनुअल कांट भी ऐसी ही बात करता है। एक चीज और है गाइज कि आप लोगों के जो टीचर्स है ना, वो जो लिख करके लाते हैं और वहां से पढ़ाते हैं, प्लीज मत पढ़ो ऐसे टीचरों से गाइस। ये टीचर नहीं, कंटेंट डेवलपर हैं। यूट्यूब पे खूब सारा वीडियो डाल के ऑरा क्रिएट करते हैं, आता जाता है, इनको कुछ नहीं है। प्लीज बी वाइज इन चूजिंग योर टीचर माय डियर। नहीं तो फिर अगर, और एक चीज और बताओ कि एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन कौन करता है? बच्चे अपनी बुक से रिवीजन करेंगे। बुक मींस नोटबुक, जो आपने नोट बनाया उससे रिवीजन करेंगे, हम मैराथन देखेंगे। इस बार जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें मैराथन से कोई बेनिफिट किसी को नहीं हुआ होगा। आपने जो पढ़ा है वहीं से आया होगा। इनफैक्ट पेपर वन अगर कोई रिवाइज कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव होगा, राइट। सो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स नहीं, एक्सियोलॉजिकल एथिक्स नहीं, यूटिलिटेरियनिज्म, यस। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट इज यूटिलिटेरियनिज्म। ऑगबर्न, फंक्शंस ऑफ फैमिली, ये तो मैं बताता हूं, इसका कोड भी होता है AE2PR, राइट। ए से क्या होता है? अफेक्शनेट, ई से एजुकेशन, राइट। फिर दूसरे ई से एम्प्लॉयमेंट, पी से प्रोटेक्शन, आर से रिक्रिएशन। तो ये वाला तो मैं क्लास में बताता हूं, राइट। ऑगबर्न से सिर्फ आप ना, ये ऑगबर्न ही नहीं होता, ऑगबर्न प्लस नीमकॉफ होता है, राइट। तो ये तो खैर आई मीन फेमिलियर क्वेश्चन है। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो वो वाला सही था जिसमें इट वाज सेड दैट कि इट वेल डेवलप्ड क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। अरे नहीं, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में लैंड का जो ऑनरशिप था वो कम्युनल था, तो उसमें क्लास डेवलप ही नहीं हुआ। तभी तो मार्क्स ने कहा था कि डायनेस्टी आफ्टर डायनेस्टी टॉपल, वन मोनार्क रिप्लेस्ड अनदर, बट इंडियन सोशल स्ट्रक्चर रिमेन द सेम। ऑलराइट, द विलेज आर द एरिया ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड द सोल ऑफ नेशन। ये तो गांधी जी हैं, राइट। उसमें एक ऑप्शन कह रहे हैं लोग कि अंबेडकर भी थे। अंबेडकर ने तो विलेज को बोला है सेसफुल ऑफ इनजस्टिस एंड वर्स, एग्रेरियन स्ट्रगल आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये किनकी किताब है बताओ? ये किताब है AR देसाई का, राइट। AR देसाई का एक और किताब है ना, PSI देसाई, पीजेंट स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब जल्दी से लिखो, ये किसकी किताब है? पीजेंट रेसिस्टेंस ऑफ इंडिया। एक है पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया,
और ये सब इन्होंने यदा कदा यहां वहां पूछा हुआ है। रेसिस्टेंस याद कर लेना, हार्ड रेसिस्टेंस, डेविड हार्डी मैन की किताब है। कार्ल मैनहाइम, ये भी देखो क्लासिकल थिंकर से पूछा है, और इनका सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज से ही पूछा है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। के से कार्ल मैनहाइम और के से सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, राइट। क्या होता है ये? कल्चरली स्पेसिफिक एंड टेरिटोरियली लिंक्ड। तो किसी जो नॉलेज होता है वो टेरिटोरियल स्पेसिफिक भी होता है। क्रोनोलॉजी, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी एंड पैट्रिक की शिकागो गैंग की स्टडी। देखो बच्चे बाकी दो तो बता भी नहीं पा रहे हैं, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी विलियम एफ वाइट का, बट बाकी चार ऑप्शन ही, बाकी दो ऑप्शन ही नहीं होंगे तो कैसे कुछ हो सकता है? तो वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। इंडस्ट्रियल रिएक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो अर्नोल्ड एम रॉस की किताब है। ये अब आता था तो ठीक है। नॉट द 7 क्राइटेरिया ऑफ डैनियल थॉर्नर। गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था। मालिक, किसान, मजदूर, 3 टाइपोलॉजी की जो इन्होंने बात किया है, मालिक, किसान, मजदूर, ये तो मुझे पता है, बट आई डोंट नो व्हाट आर द 7 क्राइटेरिया ऑफ डैनियल थॉर्नर। 3 स्टेजेस ऑफ नीड, ये तो आपको पता होगा। Environmental issue have been studied by social constructivism, yes. Critical realism, yes. Cognitive interactionism, I'm not sure. Dramaturgical, देखो स्टडी तो ड्रामाटर्जिकल से भी करा जा सकता है कि बाहर मैं प्रिटेंड करूं कि मैं बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हूं और अंदर से मैं वो सब करूं जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो। और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी का आया है कि ऐसे तो बोलेंगे कि वो ना वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। 1 किलो मीट प्रोड्यूस करने में काफी CO2 का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत हाई होते हैं, बट वो प्राइवेट में बहुत कंज्यूम करते हैं। तो ड्रामाटर्जिकल अप्रोच भी हो सकता है, कोई ना कोई तो रिसर्च पेपर पब्लिश किया ही होगा ना। कॉग्निटिव इंटरेक्शनिज्म के लिए भी तो कोई ना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया ही होगा। बट मेन वे ऑफ स्टडी ये दो है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड क्रिटिकल रियलिज्म। फिल्म्स, अब पेपर 1 की बात कर लेते हैं। ये तो पेपर 2 था और मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस लाया हूं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जो PhD वाले अपीयर हुए हैं ना, दे वर मोर हॉरिफाइड, आई एम यूजिंग द वर्ड हॉरिफाइड, दे गॉट सिंपली स्लॉटर्ड, बिकॉज PhD में ना आप डाइवर्स स्टडी नहीं करते हो, बट गुड थिंग दैट दे आर ऑलरेडी इन PhD। JRF अभी नहीं तो अगली बार हो जाएगा। और जो बच्चे PhD के लिए दिए हैं इस बार की, जिनको JNU आना है, DU आना है, उनके लिए तो ये थोड़ा सा और सीरियस स्ट्रगल हो जाता है। तो अब देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 में आया राजा हरिश्चंद्र एंड आलम आरा। राजा हरिश्चंद्र से ये पूछा होगा कि पहली फिल्म कौन सा था, तो दादा साहब फाल्के ने बनाया था आलम आरा। आपको ये पता है कि पहली बोलती फिल्म थी, राइट। आलम आरा, वो दैट क्या कहते हैं उसको, पारसी नेम है, वो उसके डायरेक्टर थे। अरेंज क्रोनोलॉजिकली, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म डिवीजन, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन FTII पुणे वाला, फिल्म डिवीजन CBFC। देखो आसान नहीं है, जिनको याद था उनके लिए मुश्किल नहीं है, बट एक चीज तो आप सोच ही सकते हो ना कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल सबसे पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। फिल्म फेस्टिवल तो बहुत बाद में आएगा ना, सबसे पहले फिल्म डिवीजन, राइट, ये आ सकता है। FTII ट्रेनिंग भी आप बाद में करोगे ना, तो जहां जहां पहले FTII हो गया, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, वो नहीं होगा, राइट। इन दोनों में आप फिर भी कंफ्यूज कर सकते हो कि CBFC, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, क्योंकि सर्टिफिकेशन की जरूरत तो शुरू में ही पड़ा होगा, तो थोड़ा इसमें ट्राई किया जा सकता था। बट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो डिफिकल्ट है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। तो कई लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। अनदर नेम ऑफ एथरनेट, आपको ही पता है कि एथरनेट क्या होता है, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आप कनेक्ट कर देते हो, लेन जिसको बोलते हैं, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अब वहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या था, कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्ड वार्ड ऑप्शन था, तो कार्ड वाला नहीं होगा, जो नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है वो वाला होगा। Note the characteristic, not the characteristic of scientific research, accuracy, precision, systematic objectivity, uncontrolled condition। अरे नहीं,
साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रोल्ड कंडीशन होगा, राइट? तभी तो लैब में करते हैं ना। वहां पे क्या करते हो आप? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ही तो करते हो। वेरिएबल को मैनिपुलेट कैसे करोगे अगर कंडीशन ही कंट्रोल नहीं है तो ये तो इसके पांचों ऑप्शंस हमारे पास हैं और इसका करेक्ट होगा अनकंट्रोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, एक चीज और है कि मैं आप सबके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज लाने वाला हूं एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर के। तो थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो गुड न्यूज क्या है। तो नॉट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप पेयर्स, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रेवलिंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज ए बिग पोएट बिकॉज ही कम्स फ्रॉम बिग कंट्री। इसका मतलब फाइंड फैलेसी, फैलेसी ऑफ डिवीजन, बिग कंट्री, and he is a big poet. So this is the fallacy of division, ad hominem, hasty generalization, inappropriate authority. No. So ये easy question है। इसके आगे 1G, 2G, 3G आपको पता है। 1G एनालॉग था, उसके बाद 2G डिजिटल हुआ, तो आपको पता है ये इजी क्वेश्चन था। मॉडिफाइड मर्काली स्केल उसमें इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट कौन सा होगा कि जो मॉडिफाइड मर्काली स्केल है ओरिजिनल मर्काली स्केल से बहुत क्या है ये कि मच स्मॉलर देन ओरिजिनल, नहीं, वो ऑलमोस्ट सेम साइज का होता है। कभी भी चीज को आप मॉडिफाई करोगे तो उसको बहुत छोटा क्यों करोगे? सारी रीडिंग क्लटर हो जाएगा। तो जो मच स्मॉलर देन ओरिजिनल वही करेक्ट आंसर था। ट्रेटीज ऑन मैथ, तो ये भास्कराचार्य का लीलावती है। उसके आगे देखते हैं। सम एनिमल्स आर बर्ड्स, व्हाट इज द फॉल्स? सो ऑल एनिमल्स आर बर्ड, ये करेक्ट हो सकता है। नो एनिमल्स आर बर्ड्स, सो ये कैसे होगा? सम एनिमल आर बर्ड्स, नो एनिमल्स आर बर्ड, ये कैसे हो सकता है? तो द करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आगे देखते हैं। करिकुला शुड बी होलिस्टिक, एंगेजिंग, फ्लेक्सिबल, इंटीग्रेटेड एंड इंजॉयबल, इसमें सभी सही है। अक्सर वो इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं एजुकेशन में जिसमें सभी सही होता है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये मैंने जो पढ़ाया है एनवायरमेंट उसमें आया हुआ था। अच्छा देखो गाइस, मैंने जहां एनवायरमेंट पढ़ाया है शुरुआत ही रैचल कार्सन का साइलेंट स्प्रिंग से किया था, पूरी उसकी हिस्ट्री बताया। तो मैंने एनवायरमेंट का जो लेक्चर कराया है वहां जाकर के देखो। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके वजह से होता है? नाइट्रेट के वजह से होता है। नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाता है ना, तो ब्लू कलर हो जाता है बच्चों का, और जो हीमोग्लोबिन बनता है उसे मेथ हीमोग्लोबिन कहते हैं, और डिजीज को मेथ हीमोग्लोबिनीमिया भी कहते हैं। स्किल इंडिया मिशन, इसके 4 ऑप्शन थे, राइट? एंशिएंट इंडिया हेड ऑफ फैमिली, तो इसका करेक्ट आंसर है पितामह। अरेंज क्रोनोलॉजिकली, सो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से है, ये मैंने करेक्ट में सजा दिया है। सो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आता है, फिर ये ऐसे ट्रांजिस्टर आता है जिसमें 3 लेग होते हैं, राइट? 3 लेग होते हैं। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आता है, वेरी लार्ज, इंटीग्रेटेड, अल्ट्रा लार्ज। तो बहुत इजी है, चैप्टर 1 में पढ़ते हैं। मैच, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? टॉक टू सेल्फ, आप कुछ चीज कंटेम्पलेट कर रहे हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, 2 पर्सन इंटरैक्टिंग। मास में, टीवी, न्यूज़पेपर, ग्रुप में क्या ऑप्शन था नहीं पता, बट अगेन इजी है। रॉन्ग नंबर सीरीज, इसमें क्या आया था नहीं पता। CO2 कंसंट्रेशन प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो कितना था? 280 ppm, राइट? इसके बाद क्या है? इसके बाद कटअप है। तो कटअप से पहले देखते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज, और वो क्या है कि इस इंसान को गौर से देखो। कौन है ये? ये है धर्मेंद्र प्रधान। क्या कर रहा है? हम लोग का करियर खा रहा है। सो अब न्यूज ये है कि धर्मेंद्र प्रधान माइट रिजाइन। बीजेपी कैबिनेट रिसफल करने जा रहा है, उसमें निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान दोनों को कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये आदमी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है एजुकेशन मिनिस्टर के पोस्ट पे। तो अब देखते हैं कट ऑफ क्या होने वाला है। तो गाइज, मैंने करीब 30 स्टूडेंट्स का सैंपल साइज लिया है। मुझे पता है ये स्मॉल सैंपल साइज है, प्लस JNU में स्टूडेंट कभी कभी बहुत पढ़ते हैं बिकॉज उनको PhD में एडमिशन लेना है। तो मेरे करीब 22 स्टूडेंट तो JNU से ही है जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है, और जो मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि JRF का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए होगा वो करीब 204 से 208 हो सकता है। देखो गाइज, कट ऑफ ये है, ये टेंटेटिव है। मुझे ऐसा लगता है इट मे डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल कट ऑफ। वो कब पता चलेगा? जब NTA फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करेगा।
इसके बाद ओबीसी का कट ऑफ 192 से 194, ईडब्ल्यूएस का 193 से 196, एससी का 184 से 188 और एसटी का 178 से 182। नेट का भी मैंने दिया है। नेट उन्हीं बच्चों के लिए सिग्निफिकेंट होता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब सीख कर रहे होते हैं। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आर लुकिंग फॉर जेआरएफ। तो जिनके 200 प्लस हैं वो होप कर सकते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि 200 से कम नहीं जा सकता, बट मुझे जो लगता है कि 200 प्लस है, यू कैन बी होपफुल इन जनरल कैटेगरी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कट ऑफ कैन गो एज हाई एज 215। वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो गाइस, तो ये था अब तक के सबसे डिफिकल्ट नेट जेआरएफ के पेपर का एनालिसिस। मैं काफी सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं पेपर 1 से पेपर 2 से। तो वो 10 क्वेश्चन जो आते हैं पैसेज बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, वो उसका ना जरूरत है और वो इजी भी आया था। तो कुल मिला के मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करो। जिस किसी ने भी नेट जेआरएफ दिया है सभी को ये सारे क्वेश्चन को देख करके थोड़ा शांति सा मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने सही भी किए हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन किसी ने गलत किए हैं। तो बी होपफुल, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।